आते हैं। बसरा साहब, गुफ्तगू आज मैं आपसे करना चाहूँगी तब्दीली का नारा लगाया, 22 साल स्ट्रगल की, कप्तान साहब ने भी, आप लोगों ने भी उनके पीछे स्ट्रगल की, फिर आप लोगों पर लोगों ने एतमाद किया, आपकी बातों पर, आपके वादों पर, आपके दावों पर एतमाद किया और आपको वोट मिला। उसके बाद आप हुकूमत में आए, निज़ाम तब्दील करते करते आप देखें कि आपके अपने रवैये बहुत से लोगों के तब्दील होना शुरू हो गए। हम फेसिस की तब्दीली देखते हैं, कभी आपकी पार्टी में कोई किसी के खिलाफ, कभी कोई किसी के खिलाफ, कभी कप्तान साहब, हमारे वज़ीर-ए-आज़म सब नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन सिस्टम तब्दील नहीं हो सका। अब जो सदारती निज़ाम की बाजगा सुनाई दे रही है और बात यही की जा रही है कि मेरिट बहाल होगा, कोई एमएनए ब्लैकमेल नहीं कर सकेगा, क्या बसरा साहब इस मुल्क को वाकई अब जो ज़रूरत है वो सदारती निज़ाम की ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आज जो आपने प्रोग्राम के लिए मौजूद चुना है, ये बड़ा एक फिक्र अंगेज मौजूद है। इसके ऊपर एक तलाशबा, एक बड़ी बहस की जरूरत है, लेकिन चलिए इस सिमत में कोई बहस छिड़ी तो है। जब असम्बली के अंदर पहुंच गई तो आपके प्रोग्राम में भी लामहला इसको आना था। देखिए, हम ये समझते हैं, और मैं जमहूरियत का तालिब इल्म होने के नाते जो मैं हमने थोड़ी किताबों में जमहूरियत पढ़ी है, थोड़ी हिस्ट्री को भी हम जानते हैं, निज़ाम सदारती हो या निज़ाम जी आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड पार्लियामेंट निज़ाम जिसको भी हम फेस कर रहे हैं, ये हो, जमहूरियत का बेसिक मकसद, जो स्पिरिट है वो ये है कि आपका फैसला हुकूमत का अवाम करेंगे, फलां आदमी को हुकूमत दी जाएगी। अब इसके आगे एक कॉन्स्टिट्यूंसी बेस, यानी कि एक आपका निज़ाम है जिसमें आप हल्का जाती निज़ाम है। अमेरिका के अंदर एक सदारती निज़ाम है, डायरेक्ट लोग वोट लेके आते हैं। बरतानिया के अंदर जो है वो हाउस लॉर्ड्स का निज़ाम है, हाउस ऑफ नीचे जो ऐवान ज़ेरी है उनका उसका निज़ाम है। एक चीज के ऊपर हम सब मुत्तफिक हैं मेरे ख्याल में, सारी सियासी जमातें, कि अवाम की अक्सरियत राय से फैसला होना चाहिए, जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, जो दुनिया के अंदर एक कामयाब प्रैक्टिसिंग सिस्टम है। अब अभी जो सारी तकलीफ है दाएं बाएं आपको नजर आ रही है, जो फलां साहब कह रहे हैं, अभी मुशाहिदुल्लाह साहब का आपने क्लिप चलाया, देखिए इस असेंबली में खड़े होकर शायद झूठ बोलना या गलत बयानी करना एक वतीरा बन गया है। कभी नवाज शरीफ साहब ने वहां खड़े होकर इस तरह गुफ्तगू की, या वो तारीख का हिस्सा है। मेरे ख्याल में, मुझे भी मालूम है और डॉक्टर साहब आप भी जानती हैं कि पाकिस्तान को जो दौलत होने की तरफ वो इशारा कर रहे हैं, तब मुल्क के अंदर सदारती निज़ाम तो था नहीं। तब तो मुल्क के अंदर था आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी बेसिक पॉलिटिक्स चल रही थी, इधर भुट्टो साहब की पार्टी थी, उधर दूसरी तरफ दूसरी, आपको सारी किसी का हमें पता है उसका। अब ये कहना कि मुल्क तो टूटा है, असल में बेसिकली लोगों को हकूक ना देने की वजह से, जब आपने हकूक गज़ब किए और आपने कहा कि पावर जो है वो खानदानों के अंदर समेट लें, और लोगों से आपने जो वोट का हक तो लोगों को दिया, लेकिन हुकूमत का हक आपने लोगों से छीन लिया, तब आपने अक्सरियत की बात नहीं मानी और अक़लियत को गालिब करने के लिए मुल्क टूटा। और ये सारी दुनिया जानती है, मुशाहिदुल्लाह साहब भी जानते हैं। अब मुशाहिदुल्लाह हो या ज़ैद हो या बकर हो, जो लोग इस जमहूरी निज़ाम के अंदर जो निज़ाम में हुकूमत है, जहाँ से चुन के आता है, कॉन्स्टिट्यूंसी बेस है, उसको इसलिए सपोर्ट करते हैं कि जब फिर ये आते हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो फिर क्योंकि खानदानों को सपोर्ट करते हैं, तो खानदान जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड पॉलिटिशियंस के साथ चलते हैं। ये एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है। फिर पीएए की नौकरियां मिलती हैं, फिर भत्ते मिलते हैं, फिर ठेके मिलते हैं, फिर बड़े बड़े इसके अंदर कमीशन की बैक्स मिलते हैं, फिर वो अपने भाइयों को हम पीएचए के ठेके दिलवाते हैं, खजूरों के दरख्त जो है वो 3-3 साढ़े 3-3 लाख का वो बेचते हैं। अगर ये सारे बसरा साहब, आपकी बात से मैं बासानिया भी कंक्लूड कर सकती हूँ, नाजरीन भी, कि यानी आपके कहने का मकसद ये है कि जो सदारती निज़ाम है वो वक्त की अहम ज़रूरत है, और ये जो सब कुछ आप कह रहे हैं सदारती निज़ाम आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं डॉक्टर साहब ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने जो कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड सिस्टम है उसको एक प्रैक्टिस किया है बड़े लंबे अरसे से। 72 साल में इस मुल्क के अंदर गुर्बत में इजाफा हुआ है, मुल्क के कर्जों में इजाफा हुआ है, इशराफिया की हुकूमत मजबूत हुई है, खानदान मजबूत हुए हैं। और आप देखिए, हाँ या ना में जरा जवाब दे देना, यानी आपको ये लगता है, आप ये चाहते हैं कि सदारती निज़ाम हो, क्योंकि आपने आगाज में कहा कि बहस शुरू हुई। बिल्कुल, हम ये चाहते हैं कि पॉपुलर वोट से हमें इस निजाम को ट्राई करने में क्या हर्ज है। मुझे समझ नहीं आती कि जमहूरी निजाम है, ठीक है, आप ये चाहते हैं, आपका ये कहना है कि सदारती निजाम होना चाहिए। जी, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को आज धामरा साहब, जी धामरा साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, धामरा साहब की शायद लाइन ड्रॉप हो गई। जी बसरा साहब, धामरा साहब शायद मेरे साथ अभी नहीं है, मैं आपकी तरफ ही आना चाहूँगी। तो बसरा साहब, अब आप यानी सदारती निज़ाम को अगर आखिरी ऑप्शन समझते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि आप लोग भी ये जो अभी सिस्टम चल रहा है इससे आप लोग बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके हैं, हम ये समझ सकते हैं, यानी बेबसी कि अब आपको ये लगता है कि ये सिस्टम जिस तरह चल रहा है। जी डॉक्टर साहब, देखिए, मैं ये नहीं कतन कह रहा हूँ कि हम इसको आखिरी ऑप्शन के तौर पर सदारती निज़ाम को देख रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ
कि जमहूरी तरीकाकार के अंदर अगर इंतखाबे हुकूमत चलिए, अगर एक ऑप्शन के तौर पे भी देख रहे हैं और चाह रहे हैं, आपकी चाहत है कि चलिए शुक्र है गुफ्तगू इसकी शुरू हुई, इस पे बहस शुरू हुई, तो हम उस चाहत से भी कंक्लूड कर सकते हैं आप लोग बिल्कुल बेबस हो गए हैं मौजूदा सिस्टम के आगे। मैं ये समझता हूं, और मैं हमारी पार्टी के अंदर भी बहुत से लोग जो है वो इस चीज को समझते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड पॉलिटिक्स है, हल्का जाती सियासत है, ये अल्टीमेटली जो एक लीडरशिप है, जैसे प्राइम मिनिस्टर आप इमरान खान है, वो अपनी पूरी फ्री विल से जो फैसले करना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड पॉलिटिक्स जो है किसी भी लीडर को उसका काम करने नहीं देती है। अगर आप एक सही मानों में चाहते हैं कि मुल्क के अंदर काम हो और लीडरशिप की विजन जो है उसकी इंप्लीमेंटेशन हो, तो इस तरह का निजाम होना चाहिए कि लीडर को अपनी, अब देखिए अभी हम जहां पे टेक्नोक्रेट्स की बात करते हैं, अभी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब होना चाहिए, लेकिन जब आप कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड पॉलिटिक्स में जाते हैं, जो लोग नीचे से जीत के आए हुए हैं, आप देखिए अमेरिका को हम हर तरह कोट करते हैं, उनकी मुआशरत अच्छी है, उनकी मिलिट्री स्ट्रेटजी अच्छी है, उनकी जो एक डेप्थ है दुनिया के अंदर वो बेहतर है, उनके फैसले अच्छे हैं, उनका फॉरेन ऑफिस अच्छा काम करता है, लेकिन हम कहते हैं सिर्फ उनके जो सदारती निजाम है ना, निजाम हुकूमत, वो हमें पसंद नहीं है। पूरा अमेरिका हमें पसंद है। ठीक है, चलिए बसरा साहब, धामरा साहब भी आ गए हैं, लाइन पर आ गए हैं, उनसे दोबारा बात करने की कोशिश। धामरा साहब, अगर आप मुझे अब सुन पा रहे हैं तो बसरा साहब का मौक़िफ़ मैंने लिया, बल्कि मैं आपसे बात करना चाहती थी, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई, तो बसरा साहब को मैंने दोबारा मौका दिया। आपसे एक तो सदारती निज़ाम के हवाले से आपकी राय जानना चाहूँगी, साथ ही पीपल्स पार्टी जो मुल्क में कर्फ्यू जैसा लॉकडाउन चाहती थी, ये अचानक धामरा साहब ऐसा कौन सा दबाव आ गया जो कोरोना होने के बावजूद सड़कों पर आने का इंदिया दे रहे हैं बिलावल साहब? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इशू ये है कि इस हुकूमत में कोरोना समेत कौन सी ऐसी चीजें, में बसरा साहब आपके प्रोग्राम में बैठे, मैं इनसे सिर्फ ये पूछूंगा कि आप रहनुमाई करें इस प्रोग्राम की तवज्जो से पूरी कौम के लिए, कि सिर्फ एक कोई ये वजारत बता दें जिसमें इन्होंने बड़े रिफॉर्म्स लाए और जिससे बड़ा इत्मीनान है पाकिस्तान के अंदर और उसमें बड़ी तरक्की हो रही है तेजी से। ये माजी की बातें फिर ना करें कि माजी में ये होता रहा, ये होता रहा, और माजी पे जब ये जाते हैं सिर्फ 10 साल पे हैंड ब्रेक पे आके शायद ऐसे महसूस होता है कि पाकिस्तान 10 साल पहले आजाद हुआ था, 5 साल PMLN की गवर्नमेंट रही, 5 साल पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही, बाकी इस मुल्क में तो क्या दूध और की जो है वो नहरें बह रही थी और शहद की नहरें बह रही थी, ये आमरती दौरों के ऊपर जाते ही नहीं है। इसलिए भाईजान, जब हमें हुकूमतें मिलती थी तब भी आमरतों के दौरों का जो भी खिलवाड़ होता रहा इस मुल्क के अंदर इस कौम के साथ, उसको साफ करने में 18 माह के अंदर हुकूमतें खत्म की जा रही थी। ये तो आप शुक्र अदा करें कि ये 18वीं तरमीम है जिसके बदौलत आप भी 5 साल पूरे करने की सोच रहे हैं, और ये आसिफ अली जरदारी साहब का शुक्रिया अदा करें। धामरा साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, ठीक है, मैं आमरत और जुमहूरियत का कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहती, वो एक अलग बहस और बहुत लंबी बहस है, आपको भी पता है। मुझे सिर्फ ये बताएं कि जब आपको 2008 में कामयाबी मिली थी, 2008 के इंतखाबात में विफाक में आप लोगों की हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की, तो मुशर्रफ साहब का आमरत का दौर खत्म हुआ था, काफी लंबा, ऑलमोस्ट एक डेकेड के करीब था। मुझे बताइए कि उस दौर में तो बड़ी तरक्की की थी पाकिस्तान ने। अगर मैं स्टील मिल की एग्जाम्पल आपके सामने रखूँ, फिर आपको जब सब कुछ मिला तो आप लोगों ने, अब मैं किन अल्फाज का इस्तेमाल करूं, जरा फिर आप खुद ही वजाहत कर लें कि मुशर्रफ साहब का दौर ज्यादा बेहतर था या आप लोगों का दौर बेहतर था? मुल्क की तरक्की के लिहाज से बात करूंगी। देखिए बीबी, इसके लिए फिर आप ऐसा करें कि सिर्फ आमरतों के दौर और डेमोक्रेटिक जो दौर रहे हैं उनमें जो होने वाली मुदाखलतें रही हैं, इस पे एक डिबेट करवा लें। ये आपके 1 मिनट के सवाल पे ये बात खत्म नहीं होगी। और जहां तक आप मुशर्रफ के दौर को बहुत ही अच्छा दौर करार देती हैं, लंबी डिबेट है जमहूरियत और आमरीत की। अगर मैं बात करूं डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी की, आप सिर्फ बताएं कि स्टील मिल के बारे में। चलिए आप खत्म करें। अगर आप मुशर्रफ के दौर को बहुत ही आइडियल और अच्छा दौर कह रही हैं, तो यहाँ पर बड़ी सबसे ज्यादती करी है जिसके इकदाम की वजह से मैं कंपैरिजन कर रही हूँ। एक मिनट धामरा साहब, मेरी बात जानी नुकसान उठाया था उन्होंने, इसलिए इस बात को छोड़ दें। धामरा साहब, मैं सिर्फ कंपैरिजन कर रही हूँ, एक मिनट। जैसे देखें, आप लोग एक कंपैरिजन करते हैं ना कि जी 2008 में जब आप लोग आए थे, फिर 13 में नून लीग आई थी, अब 13 के बाद जब 18 में PTI आई है, तो सब कंपैरिजन करते हैं। पिछले वाले कहते हैं जी हमारा टेन्योर ऐसा था, कर्जा ऐसा था, अब इतना है। इसी तरह मैं आपके साथ कंपैरिजन कर रही हूँ कि आप लोगों से पहले कौन था? मुशर्रफ साहब। मैं 2008 वाली बात कर रही हूँ जब आपकी गवर्नमेंट, विफाक की गवर्नमेंट बनी थी। जी मुशर्रफ था, जी मुशर्रफ था, ये जवाब है। और मुशर्रफ ने जो इकोनॉमी मजबूत की थी ना, वो जो डॉलर के बदले जो पाकिस्तानी कौम को जिस आग और खून की होली में फेंक दिया था, जरा उस पर डिबेट कीजिएगा कि किस तरह आपने डॉलर्स लिए थे पाकिस्तानियों को अमेरिका के हवाले करते करते। ये एक मैंने कहा कि लंबी बहस है, इसको छोड़ते हैं। अच्छा, दूसरी बात पे आते हैं कि जब
2008 में दूसरे सवाल पर आ जाए ना, तो सड़कों बनाने का जो इंडिया 2 साल के अंदर जो कर्जे हैं उनको जरा आप कौम को बताएं कि इस तरह बड़े भाषण देते थे कि हम कर्जे नहीं लेंगे, रुपया किस तरह डिवैल्यू हुआ, डॉलर की उड़ान किस तरह है जो कंट्रोल में नहीं हो रही, पेट्रोल की कीमतें कहां तक पहुंच चुकी है, और ये आटा चीनी का बहरान कहां है, ये जो दवाइयों की कीमत कहां है, ये भी आप कंपेयर करें 2008 से लेके 10 साल और बाकी बिल्कुल वो पूछते हैं हम, बिल्कुल जहां तक बात है कि सड़कों पे निकलने वाली बात, सड़कों पे आने को जो इंदिया दिया जा रहा है, जहां तक बात है सड़कों, देखें जिस तरह मजाक बनाया है इस वबा को इस हुक्मरानों ने, जिस तरह कौम की जिंदगी और सेहत से खेले हैं ये हुक्मरान, ये तो टेस्टिंग नहीं करते, ये बड़े आज भी कोरोना जो है वो सबसे बड़ा इशू है और बर्निंग इशू है पाकिस्तानी कौम के लिए, मगर इनको ये मजाक करते हैं। जाहिर है इस कोरोना के हवाले से बाकी चीजों में ये जो तबाहियां कर रहे हैं, जाहिर है अब पूरी कौम सड़कों पे निकलेगी और पॉलिटिकल पार्टीज को उनको लीड करनी पड़ेगा। अगर वो लीड नहीं किया किसी पॉलिटिकल पार्टी ने तो कौम सड़कों पे निकलेगी। कौम क्या, कराची प्रेस क्लब पे आप अपने कैमरामैन को भेजें, इनकी एक भूख हड़ताली कैंप लगी हुई है जो कहते हैं कि ये नफसियाती पीटीआई ने कब्जा किया हुआ है, हमारी असल पीटीआई में वापस कर दो। ये मैं नहीं कह रहा, ये पीपल्स पार्टी के वर्कर नहीं कह रहे हैं, ये इनके अपने वर्कर कह रहे हैं। आप कौमी असेंबली में इनके जो मुल्तान के एमएनए हैं उनकी तकरीर उठा के देखें कि वो मायूस हैं, मैं नहीं कहता। आप इनके कराची के एमएनए की तकरीरें सुने लोड शेडिंग के हवाले से, वो हम नहीं कह रहे। चलिए अभी तो असेंबली में सदारती निजाम की बहस छिड़ गई है, इस पर दानियाल चौधरी साहब को भी जरा मैं मौक़िफ़ लेती हूँ। धामरा साहब आपकी इजाजत से मैं दानियाल चौधरी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगी। दानियाल साहब बसरा साहब का मौक़िफ़ आ गया, धामरा साहब का मौक़िफ़ आ गया, सदारती निज़ाम के हवाले से चौधरी साहब मैं आना चाहूंगी क्योंकि सदारती निज़ाम की बाज़गाह सुनाई दे रही है, असेंबली तक अब ये बातें छिड़ गई हैं। नाफिज कौन करना चाहते हैं चौधरी साहब, और इसका आपके मुताबिक फ़ायदा होगा नुकसान होगा, ये बहस आखिर छेड़ी किसने और क्या ऐसा हो सकता है आपको लगता है? देखें, पहले तो ये थोड़ी नॉन फ्यूटाइल आर्गूमेंट है क्योंकि सदारती निज़ाम के लिए इनको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि ये निज़ाम और ये इसके बारे में बात छिड़ी क्यों। देखिए, बात और निज़ाम के बारे में चीज़ छिड़ी इसलिए कि जब हुकूमत इतनी इनकॉम्पिटेंट है कि जब आप मईशत नहीं संभाल सकते, आप ऑयल एंड गैस का इशू आप उसको नहीं कंट्रोल कर सकते, आप एक सूबे में BRT हो जिसको 7 साल हो गए, एक ट्रेन का सिस्टम, बस का सिस्टम आप नहीं बना सके, जहां आप आटा चीनी का बहरान कंट्रोल नहीं कर सके, जहां आप डॉलर की प्राइस कंट्रोल नहीं कर सके, जहां आपकी मईशत की सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो करेंसी की फ्लक्चुएशन है, जहां ओवरनाइट 10 रुपये डॉलर बढ़ता है और 11 रुपये कम होता है, आप उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सके। जब आप डेमोक्रेसी के बेसिक नॉर्म्स को कंट्रोल नहीं कर सके, जहां आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आप नैब और दूसरे इंस्टीट्यूशंस को यूज़ करें कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, जहां आप अपने इदारों को इस्तेमाल करें अपनी शील्ड के लिए, जहां दूसरे इदारे ये देखें कि सारा काम हम कर रहे हैं और सिर्फ जो हुकूमती नुमाइंदे हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और अपनी बयानात के अलावा कोई उनका वो नहीं, जहाँ रेलवे के हर रोज़ एक्सीडेंट्स हों और इनके जो मिनिस्टर हैं वो सिवाय प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के और मज़ाहिया बातें करने के अलावा सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आती, कोई चीज़ नज़र नहीं आती ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है, तो आपके तमाम सिस्टम की डीरेल होने की बातें आवाज़ें आती हैं। जब बेरोज़गारी उस हाइट पे पहुंच जाती है, गुर्बत उधर पहुंच जाती है जहां लोगों के पास खाने का रात को लगाने के लिए गैस ना हो और अगले दिन के लिए खाने के लिए खुराक ना हो, तो बात प्रेसिडेंशियल फॉर्म की भी आती है और बातें भी आवाज़ें उठती हैं। और वो तमाम चीज़ों की रीज़न क्या है? इनकॉम्पिटेंस। और जब गुर्बत, इसलिए कहते हैं ना कि गुर्बत जो है इंसान को कुफर के करीब ले जाती है। जब पेट में कुछ ना हो, हुकूमत कुछ कर ना सक रही हो और बेरोज़गारी की इंतहा हो, पीक हो, तो फिर आपको ऐसी आवाज़ें क्या, ऐसे शायद बदतर आवाज़ें आए। और अनफॉर्चुनेटली आज जिस तह पे हम जा रहे हैं, ये कोविड ने इस हुकूमत को एक लाइफलाइन दी है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद आपकी इकॉनमी इतनी ज़्यादा वीकन हो गई है, आपकी मईशत इतनी कमज़ोर हो गई है, आपके मुल्क में इदारों को तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं, तो यहाँ फिर आपको ऐसी आवाज़ें सुनने में मिलेंगी, ऐसी आवाज़ें आएंगी आपको। और क्योंकि ये डेमोक्रेसी को डीरेल कर रही है, सिर्फ अपनी आवाज़ें इस तरह की भी सुनाई दे रही है कि जैसे शायद मौलाना फजलुर रहमान साहब दोबारा मार्च करने के मूड में हैं। अगर वो मार्च करते हैं तो क्या शहबाज शरीफ साहब क़यादत करेंगे?
चौधरी साहब अगर आप मुझे सुन रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब दोबारा मार्च करते हैं तो क्या शहबाज शरीफ साहब क़यादत करेंगे या एक बार फिर हम देखेंगे माजरत कर लेंगे शहबाज शरीफ? जी जी बिल्कुल। देखिए, हमने पहले भी उस लॉन्ग मार्च के हिस्सा, हमारा जहाँ तक रोल था, हम उनको मॉरली सपोर्ट कर रहे थे और हमने उनको ऑन ग्राउंड, हमारे लीडर्स बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और सीनियर लीडर्स, अगर आप वो फुटेज देखें तो एक ही कंटेनर पे हम साथ खड़े थे, बल्कि नमाज भी उधर पढ़ी थी और 2 दिन उनके साथ आए भी थे, तकरीरें भी की थी और यहाँ तक कि हमारी उनके साथ कमिटमेंट थी। देखिए, जहाँ तक मौलाना साहब के साथ और डेमोक्रेट और पूरी अपोजिशन पार्टीज़ को साथ लेके चलने की बात है, देखिए आज अपोजिशन क्यों इकट्ठी हो रही है, वो इसलिए कि जो मुल्क में मईशत का हाल कर दिया है इन लोगों ने, जो पिछले 2 साल में हर चीज़ कहते हैं हम करेंगे, जहाँ बिजली का बहरान आने शुरू हो गया, यहाँ इनसे कोई आप सेक्टर को आप देख लें, कोई सेक्टर को आप टच करके देख लें, इन्होंने हर सेक्टर का जब बेड़ा गर्क कर दिया, हर सेक्टर को रिसेशन की तरफ ले गए, तो अपोजिशन फोर्सफुली फिर ऑन टेबल्स आने पे मजबूर है कि इनको इतनी अच्छी अपोजिशन नहीं मिल सकती। लेकिन हम फिर एक चीज़, हमारे और इनमें एक फ़र्क है कि हम कागज़ नहीं लहराएंगे सिविल नाफरमानी के, हम ये नहीं कहेंगे कि एम्पायर ने उंगली दिखा दी, हम एम्पायर की उंगली का रात के 12 बजे इंतज़ार नहीं करेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि अपने घर के मीटरों के बिलों को आग लगाओ और हुकूमत के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान कर दो, हम ये नहीं कहेंगे कि जलाओ घिराओ और आग लगा दो, क्योंकि ये हमारा पाकिस्तान है, हमने इस मुल्क में रहना है और यहीं सियासत करनी है। ये तो इम्पोर्टेड लोग हैं और वापस भाग जाएंगे। सियासत तो मेरे ख्याल से यही नजर आता है कि जिसका जो दिल चाहता है वो बोल देता है। बसरा साहब की तरफ मैं जरा जाऊंगी, ठीक है, मैं आपको दोबारा मौका देती हूं। चौधरी साहब, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।